नमस्कार दोस्तों, मैं कविता शर्मा श्री गंगानगर से आज हाजिर हूँ चर्चा एक नए मुद्दे पर करने के लिए। दोस्तों, ये मुद्दा भारत और चीन संबंधों पर आधारित है। जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की ओर से एक खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया। 16 जून को इस खबर की भारतीय सेना द्वारा पुष्टि की गई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और लगभग 43 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। अब अगर हम 3 साल पीछे चलते हैं यानी 2017 में, तो भी हम देखते हैं कि दोनों देशों के सैनिकों के मध्य इसी प्रकार की एक झड़प डोकलाम में हुई थी। और दोनों झड़पें, ये जो अभी झड़प हुई गलवान घाटी में और जो डोकलाम में झड़प हुई, दोनों ही झड़पों का मुख्य कारण क्या रहा? सरहदी क्षेत्रों में सड़क निर्माण को लेकर। दोस्तों, हम जानते हैं कि लद्दाख जैसा क्षेत्र, गलवान घाटी, चुशुल, ये सारे इलाके जो हैं वो दुर्गम हैं, कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो दोनों तरफ के सैनिक जो हैं वो अपनी अपनी मोर्चाबंदी के लिए दोनों ही सेनाएं वहां पर निर्माण कार्य करती रहती हैं। अब अगर चीन के चरित्र की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि चीन का चरित्र शुरू से ही सैन्यवादी और विस्तारवादी रहा है। चीन जो है वो गज को भूलो इंच को पकड़ो की नीति पर काम कर रहा है और धीरे धीरे छोटे छोटे भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाता जा रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन ने पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक दिया और उसके अलावा चुशुल में अपनी सेना का जमावड़ा शुरू कर दिया, जिसके चलते भारत और चीन सीमा पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत चीन संबंधों की। क्या भारत चीन संबंध आरंभ से ऐसे थे? नहीं दोस्तों, भारत चीन संबंध की अगर हम बात करें तो भारत चीन संबंध सदियों पुराने हैं और ये संबंध किसी जमाने में बहुत मधुर थे। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक और शैक्षणिक संबंध रहे हैं। चीन और भारत के बीच में किसी जमाने में रेशम के मार्ग से रेशम का जो व्यापार था वो बहुतायत में होता आया था। इसके अलावा फायान, हेनसांग, इत्सिंग जैसे चीनी यात्री जो समय समय पर भारत की तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए आए, उनकी यात्रा वृत्तांतों का उल्लेख हमें दोनों देशों के संबंधों के बारे में बताता है। साथ ही भारत से बौद्ध धर्म का अनेक प्रचारक जो हैं वो चीन गए। तो इस तरह से ये जो संबंध है ये प्राचीन काल से हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं दोनों देशों के स्वतंत्रता आंदोलन पर, यानी औपनिवेशिक काल में भी दोनों देशों के मध्य संबंध मधुर थे। कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम बात करें तो चीनी नेता माओ और चांग काई शेक दोनों का कहीं ना कहीं नैतिक समर्थन जो था वो भारत को मिला हुआ था। और भारत ने भी 1949 में जब चीन में राष्ट्रवादी सरकार का अंत हुआ और जनवादी चीन की स्थापना हुई, तब भारत ने चीन को 1949 में ही सर्वप्रथम मान्यता प्रदान कर दी थी। तो दोस्तों, अगर भारत चीन संबंधों को हम देखें तो इन्हें हम 2 कालखंडों में बांटकर देख सकते हैं। पहला 1957 तक का कालखंड और दूसरा है 1957 के बाद, यानी कि 1958 से 1965 तक का कालखंड। तो दोस्तों, 1957 से जो पूर्व का कालखंड था, दोनों देशों के मधुर रिश्तों की एक मिसाल है। यानी 1954 में, इसका सबसे बड़ा सबूत 1954 में हुई भारत चीन की मैत्री संधि जो हुई थी, हम उसे मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत पंचशील का सिद्धांत अस्तित्व में आया था। पंचशील के सिद्धांत के अंतर्गत अखंडता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के मध्य समन्वय बना था। अब बात करें कि दोनों देशों के बीच जो 1954 से लेकर 1957 तक का काल है वो प्रमोद काल माना जाता है। तो चीन द्वारा तिब्बत पर जातियों के बावजूद भी भारत ने कभी भी तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को चुनौती नहीं दी, बल्कि चीन से संबंध मधुर बनाए रखने के लिए भारत ने अपने बहिर्देशीय दावों को तिब्बत पर से छोड़ दिया था। भारत ने तिब्बत के यांगतुंग, ग्वांगसी क्षेत्रों में अपने सैनिकों की तैनाती के अधिकार को छोड़ दिया था। साथ ही व्यापार और तीर्थ यात्राओं के विषय में चीन के नियमों को मानना स्वीकार किया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत और चीन के ये जो मधुर संबंध थे, ये लगभग 1955 जबकि एफ्रो एशियाई देशों का बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था, तो उस वक्त तक अपनी चरम अवस्था में थे। अब अगर बात करते हैं 1957 के काल के बाद की, तो इतने मधुर संबंध होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के संबंध धीरे धीरे कटुतापूर्ण हो गए। तो दोस्तों, इस मामले में सबसे पहले 1958 में हमें जो भारत चीन संबंधों में जो कटुता का संकेत है वो 1958 से मिलना शुरू होता है, जब चीन ने अपने मानचित्र में भारत के कुछ भूभागों को अपना बताकर दिखाना शुरू किया। इसमें पूर्व का लगभग 36,000 वर्ग मील क्षेत्र और उत्तर पश्चिम का लगभग
12,000 वर्ग मील क्षेत्र शामिल था। भारत ने जब आपत्ति दर्ज करवाई तो चीनी सरकार ने यह कहकर टाल दिया कि ये नक्शे पुरानी राष्ट्रवादी सरकार के द्वारा जारी किए गए थे और जब तक कि पर्याप्त सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इन नक्शों में कोई सुधार नहीं कर सकते। जैसे ये कार्य पूर्ण होगा इन नक्शों में सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे भारत चीन जो ये सीमा विवाद था ये आगे बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ा जिससे भारत चीन के संबंधों में और भी अधिक कटुता आ गई कि यद्यपि चीन जो है तिब्बत पर जो उसका आधिपत्य था उसको भारत स्वीकार करता था, लेकिन जो तिब्बत पर चीन के द्वारा जातियां की जा रही थी उसे ना तो भारतीय ने स्वीकार किया और ना ही तिब्बतियों ने स्वीकार किया। परिणाम ये हुआ कि चीन की दमनकारी नीति लागू कर चीन ने तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उन्हें यातनाएं देनी शुरू कर दी। फलस्वरूप 1959 में जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा थे वे भागकर भारत आ गए और भारत से उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। यहाँ से दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद चला आ रहा था वो और भी खुलकर गहरा गया। अब दोस्तों हम अगर सीमा की बात करें तो भारत चीन सीमा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है भूटान से लगती पूर्वी सीमा, दूसरा है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगती मध्यवर्ती सीमा और तीसरा जो भाग है वो है चीन के तिब्बत सिक्यांग प्रदेशों से और जम्मू कश्मीर को अलग करने वाली यानी पश्चिमी सीमा। तो भारत चीन सीमा विवाद मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में मैकमोहन और उत्तर पश्चिम में लद्दाख से संबंधित है। अब दोस्तों मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा को जान लेना भी यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि ये रेखा उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का निर्धारण करती है। ये भूटान के पूर्व में स्थित है। भारत ने सदैव ही इस रेखा को वैध निर्धारित रेखा माना है, लेकिन चीन जो है वो इसे साम्राज्यवादी रेखा कहकर इसकी सदैव से निंदा करता रहा है। 1914 में जबकि भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था तो उस वक्त भारत चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन जो था उसमें इस रेखा को निर्धारित किया गया था। उस वक्त भारत मंत्री के तौर पर जो आर्थर हेनरी मैकमोहन थे उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था और इसी सम्मेलन में तिब्बत को आंतरिक और दो भागों में बांटा गया था और बाहरी भाग और भारत तिब्बत के बाहरी भाग और भारत की सीमा का निर्धारण जो था वो पर्वतमाला के मध्य से होकर के किया गया था। तो दोस्तों यही सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। जिस मानचित्र पर ये रेखा खींची गई थी उस पर भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे, लेकिन चीनी सरकार ने हस्ताक्षर करने के बाद भी इसका अनुमोदन नहीं किया, जबकि भारत ने सदैव से LAC के रूप में इसी रेखा को मान्यता दी है। अब बात करते हैं लद्दाख सीमा की। तो दोस्तों लद्दाख सीमा जो है वो मैकमोहन रेखा की तरह कोई निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देश प्रारंभ से इस सीमा को मानते आए हैं। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का अंग हुआ करता था, पर 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति की गई तो उसके बाद से इसे अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब चीन द्वारा लद्दाख का एक भाग था अक्साई चीन, तो वहां पर 1956-57 में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया ताकि पश्चिमी तिब्बत को चीन से जोड़ा जा सके। भारत के इस क्षेत्र में चीनी अधिकारियों ने एक भारतीय सुरक्षा टुकड़ी को 1958 में बंदी बना लिया। इसके जस्ट बाद चीन ने अपने मानचित्रों में भारत के लगभग 48,000 वर्ग मील क्षेत्र को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया। भारत सरकार ने जब इसका विरोध किया तो चाउ एन लाई की सरकार ने नेहरू सरकार को आश्वासन दिया कि मैकमोहन रेखा उन्हें भी स्वीकार है और इन मानचित्रों में जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 1959 में चाउ एन लाई ने नेहरू को एक पत्र लिखा जिसके अंदर भारत के एक बड़े भूभाग पर उन्होंने अपना अधिकार जो था वो अधिकार करने का दावा ठोका। ये देखकर भारत एकदम से सन्न रह गया। अब चीन ने धीरे धीरे कर अक्साई चीन में 1140 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया। अक्टूबर 1959 में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर 9 जवानों की हत्या की और 10 जवानों को बंदी बनाया। ये घटना कोंका नाम के एक दर्रे में हुई जिससे भारतीय जनता में काफी रोष फैल गया।
अब जनवासियों की भावनाओं का समर्थन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने निश्चय किया कि भारत यदि अपनी वास्तविक सीमा रेखा तक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो शायद स्थिति कुछ कंट्रोल में आ जाए। 1961 के अंत तक इसी बात पर कार्यवाही करते हुए भारतीय सेना ने लगभग 50 चौकियां अपनी नियंत्रण रेखा के अंदर स्थापित कर दी। अब इस पर जो चीन था वो आक्रामक हो गया और सितंबर 1962 में चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा को पार करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा दोस्तों 13 अक्टूबर 1962 को भारत ने जवाबी कार्रवाई की, फलस्वरूप चीन और अधिक उत्तेजित हो गया। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सरकार ने एक भयानक हमला नेफा और लद्दाख क्षेत्रों पर किया और वहां नेफा में हमारी भारत की 2 अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया। 25 अक्टूबर तक भारतीय सेना को पीछे हटाकर चीनी सेना मैकमोहन रेखा के पार 16 मील दक्षिण में पहुंच गई और लगभग 2 सप्ताह तक चीनी सेना ने जो युद्ध की जो तीव्रता थी उसको कम किए रखा और 15 नवंबर 1962 को फिर से नेफा और लद्दाख पर एक जबरदस्त हमला किया। 16 नवंबर तक चीनी सैनिक भारतीय सेना को पीछे ढकेलते हुए लगभग असम के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गए थे। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, लेकिन तब तक भारत का 90,000 वर्ग मील क्षेत्र, लगभग 90,000 वर्ग मील क्षेत्र चीन के कब्जे में जा चुका था। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध बहुत अत्यधिक कटु हो गए थे। दोस्तों 1962 के बाद भी चीन साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए एक के बाद एक ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहा है और इस युद्ध के बाद कोलंबो वार्ता जो कि 1961 में हुई थी, उसके समय तमाम ऐसे प्रयास हुए कि दोनों देशों के संबंध सुधारने के प्रयास किए गए, लेकिन संबंधों में वैसी मिठास दोबारा नहीं आ पाई। इसके बाद चीन ने फिर कई छुटपुट घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे वो लगातार ऐसी घटनाओं के द्वारा भारत को उकसाता रहा है, जैसे सन 2009 में चीनी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया और लद्दाख क्षेत्र में जो है वो माउंट गया तक 1.5 किलोमीटर अंदर घुस करके वहां के पत्थरों चट्टानों पर लाल रंग पोत दिया और वहां पर चाइना 09 जो था वो लिख दिया था। इसके अलावा 2011 में चीन ने अपनी एक मैपिंग वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को दक्षिणी तिब्बत बताकर उस पर अपना दावा पेश किया। 15 अप्रैल 2013 को चीन की PLA यानी चीन की जो सेना है उसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है, उसके 6 अधिकारी और 40 सैनिक LAC को पार कर 19 किलोमीटर भीतर तक भारत की धरती में घुस आए और भारतीय वायुसेना की जो पट्टी है जो दौलत बेग ओल्डी, उसके ठीक नीचे रॉकी नाला पर उन्होंने अपने 5 तंबू गाड़ दिए। 21 दिनों तक चली ये घुसपैठ अंत में 6 मई 2013 को समाप्त हुई। हमें अपने ही क्षेत्र में जो हमारा अपना चुनार बंकर था उसे नष्ट करना पड़ा और चीन अपनी मांगे मनवाने के बाद मनमानी करता और वहां से चला गया। इसके बाद चीन की चुनौती को नजरअंदाज करते हुए भारत ने ONGC जो कि भारत की तेल और गैस दोहन एक कंपनी है, उसे दक्षिण चीन सागर के विभाजित क्षेत्रों में तेल और गैस दोहन का अधिकार दिया और इसी मामले में वियतनाम से भारत ने एक अनुबंध किया और उसके तट पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की तेल गैस निवेश की परियोजना का कार्य शुरू किया। दक्षिण चीन के दक्षिण सागर के अधिकांश द्वीपों पर अपना हक जताने की जो ये चीन की पॉलिसी है, तो इस पर भारत ने कठोर कार्रवाई करते हुए ये निर्णय किया। इसके अलावा भारत को घेरने के लिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की एक नीति अपनाकर भारत के पड़ोसी राज्यों में सैनिक अड्डों का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव का मारौ द्वीप, म्यांमार का सितवे, बांग्लादेश का चटगांव, थाईलैंड में क्रो नहर, कंबोडिया में रेहम सिंगनॉक विले और दक्षिण चीन सागर में भी स्थापित अनेक नौसैनिक अड्डे शामिल हैं। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों को आर्थिक मदद देकर अपनी चालों का मोहरा बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम देखें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में बहती है, इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो चीन ने एक यारलंग सांगपो नाम की परियोजना शुरू की, जिसमें वो तिब्बत में 3 बांध बना रहा है जो कि दागू, जियाचा और जिएक्सो में स्थित हैं। तो इस नदी पर बांध बनाने से दोस्तों आपको हमें मालूम होना चाहिए कि तिब्बत जो है वो माफ कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जो दोनों देशों की सीमाओं को टच करते हुए बहती है। तो यदि इस नदी पर
उस इलाके में यानी सांगपो नदी पर तिब्बती इलाके में बांध बनाए जाते हैं, तो वहां से नदी जब भारतीय निचले इलाकों में प्रवेश करेगी तो इसका वेग निश्चित तौर पर कम हो जाएगा और उसका जो फायदा है ज्यादातर चीन को मिलेगा। तो भारत को इस परियोजना पर आपत्ति है। इसके अलावा 2012 में चीन ने एक ऑपरेशन शैटी रैट चलाया था, जिसके तहत भारत सहित 72 देशों के खिलाफ चीन ने साइबर हमले की साजिश रची थी। इस अमेरिकी साइबर सुरक्षा, इंटरनेट और एंटीवायरस बनाने वाली एक कंपनी थी मैकफी, जिसके अनुसार अमेरिका, कनाडा, वियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देश इन हमलों का शिकार हुए। साथ ही भारत को उकसाने की एक और कोशिश में भारत सरकार ने चीन द्वारा कश्मीरी नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा दिए जाने का विरोध किया। ये वीजा देकर चीन जो है वो भारत सरकार को उकसा रहा था और कश्मीर को भारत से अलग बताने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखी ये तमाम मुद्दे हैं जो कि दोनों देशों के बीच कटु संबंधों का आधार बने हुए हैं। तो इन मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जाए, इन मुद्दों पर हमारी सरकार क्या कर रही है, इन मुद्दों को लेकर हमें अपनी सरकार का सहयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये सब जो जानकारी है ये आपको हम अगले चरण में जो देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।